Hello everyone, welcome to Current Batch for Board 2025. In this lecture, we are going to do chapter number 4 of class 12th, book number 1, Geography. And this is our fourth lecture of this series. अगर अभी तक आपने 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो 3 लेक्चर आप देख के आएँ, ठीक है। और चौथा लेक्चर ये हमारा होने वाला है जिसमें हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ पे फोकस करेंगे। प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, इसमें क्या क्या मीन्स इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, एग्रीकल्चर के टाइप क्या होते हैं, पेस्टोलिज्म क्या होता है, ये सब हम देखेंगे इसमें। और चलिए फिर अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो ये सुंदर सा मैंने चार्ट बनाया आपके लिए। देखो सबसे पहले आप शुरू से प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्जरी एक्टिविटीज़ के बारे में क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो जब आप कोई भी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी, ठीक है। तो आज हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ को देखेंगे और आने वाले 2 चैप्टर में आप सेकेंडरी और टर्जरी एक्टिविटीज़ को देखोगे, ठीक है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में का मेन वो क्या होता है, मेन वो होता है प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आप जो भी इनकम जनरेट करते हो ना, इनकम डायरेक्ट नेचर के थ्रू जनरेट करते हो, ठीक है। नेचर के थ्रू आप इनकम जनरेट करते हो। फॉर एग्जांपल आप कोई अगर आपके पास 2 गाय हैं तो आप उससे दूध निकाल के बेच रहे हो, आप उसमें कुछ एड ऑन नहीं करे, आपने नेचर से दूध लिया और बेच दिया, ठीक है। तो जो भी आप इनकम कमा रहे हो वो नेचर से कमा रहे हो, ठीक है। तो ऐसी सारी एक्टिविटीज़ जो हम डायरेक्ट नेचर से लेते हैं उनको हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहते हैं, ठीक है। और जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में लोग इंगेज हैं उनको हम रेड कॉलर वर्कर्स कहते हैं, ये याद कर लेना, ठीक है। जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में लोग होते हैं उनको हम रेड कॉलर वर्कर्स कहते हैं, रेड कॉलर वर्कर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ये लोग होते हैं ना वो घर के बाहर काम करते हैं, ठीक है। ड्यू टू द आउटडोर नेचर ऑफ देयर वर्क, दैट्स वी कॉल देम एज रेड कॉलर वर्कर्स, ठीक है। अब प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आपके बुक में 4 टॉपिक दिए हुए हैं। पहला हंटिंग एंड गैदरिंग, ठीक है। दूसरा पेस्टोलिज्म, ठीक है। तीसरा एग्रीकल्चर, जिसमें एग्रीकल्चर में हम सबसे पहले सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, फिर प्लांटेशन पढ़ेंगे, एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग कल्टीवेशन पढ़ेंगे, मिक्स्ड फार्मिंग पढ़ेंगे, डेयरी फार्मिंग पढ़ेंगे, मार्केट गार्डनिंग पढ़ेंगे, कोऑपरेटिव फार्मिंग और कलेक्टिव फार्मिंग। इसी में आप ट्रक फार्मिंग और फैक्ट्री फार्मिंग भी देख लोगे, ठीक है। और लास्ट टॉपिक आपके बुक में है इसी में माइनिंग का, ठीक है। तो चलो अब हम एक एक करके सबसे पहले हंटिंग गैदरिंग को देखते हैं, फिर ऐसे लाइन वाइज हम करते हुए जब एग्रीकल्चर पे आएंगे तो एग्रीकल्चर के सारे देखेंगे, इस पर क्या कौन कौन से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, फिर हम एंड में माइनिंग को देखेंगे, ठीक है। चलो तो हंटिंग एंड गैदरिंग पे आते हैं सबसे पहले। तो हंटिंग एंड गैदरिंग इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इकोनॉमिकल एक्टिविटी, ठीक है। ओल्डेस्ट है ये, ओल्डेस्ट इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी है ये, ठीक है। हंटिंग तब किया जाता था जब ह्यूमंस जो थे ना वो डायरेक्टली डिपेंड थे। ह्यूमन इसमें क्या होता है, डायरेक्टली डिपेंड होते हैं किस पे, एनिमल्स पे एंड प्लांट्स पे, ठीक है। एनिमल और प्लांट्स पे डायरेक्टली जब डिपेंड होते हैं ह्यूमन, ठीक है। जो लोग बहुत हार्श रीजन में रहते थे, मान लो जैसे लोग जहाँ पे कुछ उगाने के लिए ना हो, मान लो ऐसे सेमी एरिड एरिया जहाँ पे ज़्यादा बारिश ना होती हो, तो वहाँ के लोग क्या करते थे, वहाँ के लोग हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे। हंटिंग में किसी जानवर को मार के खाते थे, या फिर प्लांट जैसे कोई ईडेबल प्लांट है, यानी जिस पौधे को हम खा सकते हैं उसको गैदर करके साथ में रखते थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी भी जो कोस्टल एरिया में लोग रहते हैं वो लोग फिश को ऐसा अपना प्राइमरी फूड कंज्यूम करते हैं, ठीक है। जो लोग कोस्टल एरिया के लोग रहते हैं आज फिश को प्राइमरी सोर्स के तौर पे प्राइमरी फूड के तौर पे लेते हैं डेली, ठीक है। प्राइमरी फूड होता है, ठीक है। देखो मैं इसमें नोट्स आपको नहीं बनवा रहा हूँ, ठीक है। आपके पास जो नोट्स हैं आप उसी से, जो आप नोट्स एक तरफ खोलो अपना और एक तरफ आपकी एनसीईआरटी बुक खोलो, ठीक है। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसको ध्यान से उसमें नोट डाउन करते चलो, और जो भी मैं एड ऑन मतलब जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उसको आप अपने नोट्स में एड ऑन करते चलो, ठीक है। मेरा मेन मोटिव आपको रिवाइज कराना है, ना कि आपके नोट्स बनवाना इस टाइम पे, ठीक है। हम जल्दी जल्दी आपके सिलेबस ख़त्म कर रहे हैं ताकि आपका जो बोर्ड्स आने वाला हो उसमें हम अच्छा आपको स्कोर करा पाएँ, ठीक है। देखो
अब इसी की वजह से ना जब हंटिंग होने लगी लार्ज स्केल पे, तो इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ऐसी स्पीसीज़ होती है ना, बहुत सारी स्पीसीज़, मैनी स्पीसीज़, ठीक है ना, एक मिनट देखो, मैनी स्पीसीज़ PIC स्पीसीज़ कम इन डेंजर, ठीक है। क्यों, अब देखो मान लो जब लगातार हंटिंग होने लगी तो जो बहुत सारी स्पीसीज थे ना वो ख़त्म होने लगे, धीरे धीरे उनका जो अस्तित्व है ना वही ख़त्म होने लगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, पोचिंग बोलते हैं, ठीक है, पोचिंग बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये हंटिंग का मामला हो गया, ठीक है। अब गैदरिंग का देखते हैं, ठीक है, GATHERING, गैदरिंग, ठीक है। गैदरिंग ऐसी जगह पे की जाती थी जहाँ पे, गैदरिंग का मतलब इकट्ठा करना, ऐसी जगह पे की जाती थी जहाँ पे बहुत हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन है। मान लो फॉर एग्जांपल आप रशिया में ऐसे एरिया में हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, तो आप जहाँ पे भी कुछ ऐसा खाने पीने का पाते थे, आप उसको कलेक्ट करके एक साथ रख लेते थे, और ये बहुत स्मॉल लेवल पे होता था, ठीक है, मतलब बहुत छोटे लेवल पे होता था। आप एक अगर 2 लोग हो 3 लोग हो तो आप कितना इकट्ठा कर पाओगे, एक बैग भर कर इकट्ठा कर पाओगे, तो बहुत ही स्मॉल लेवल पे ये होती थी। और कहाँ पे होती है, ऐसे ऐसे हार्श एरिया में होती है, ठीक है, हार्श एरिया में होती है, ठीक है। बहुत लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसमें लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है इसमें। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा काम ही नहीं है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़े, ठीक है। कोई भी टेक्नोलॉजीज की ज़रूरत नहीं होती इसमें, टेक्नोलॉजी नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। प्रैक्टिस एट हाई एल्टीट्यूड, मतलब ऐसी एरिया जो बहुत ऊंचाई पे हैं। फॉर एग्जांपल इसमें से आप नॉर्थ कनाडा, अभी हम इसका मैप देखेंगे, इस चैप्टर से आपके 2 नंबर के मैप तो डेफिनेटली आने हैं। तो इसका जब हम मैप का वो करेंगे ना, मैप सारे डिस्कस करेंगे, तो मैप में मैं एक्स्ट्रा इसको बताऊंगा, ठीक है। इस लेक्चर में भी मैं वो कर लूँगा। तो इसमें जैसे इसका एरिया हो गया, जैसे नॉर्थ कनाडा हो गया, यूरेशिया हो गया, साउथ चिले हो गया, अमेजॉन बेसिन हो गया, फिर ट्रॉपिकल अफ्रीका हो गया, ऐसी एरिया में ये गैदरिंग की जाती थी, ठीक है। और आज अगर हम देखें मॉडर्न टाइम में अगर हम देखें तो ये बहुत कॉमर्शियल एक्टिविटी हो गई है, ठीक है, कॉमर्शियल एक्टिविटी हो गई है ये। कॉमर्शियल एक्टिविटी क्यों हो गई है? क्योंकि आज के टाइम पे ना जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो एक साथ कहीं पे अगर कुछ पाती हैं, मान लो किसी जंगल से अगर उनको रबर इकट्ठा करना है, तो वो एक साथ ना बहुत बड़े लेवल पे एक साथ वहाँ से रबर कलेक्ट करके एक साथ गैदर कर लेती हैं और फिर धीरे धीरे उससे प्रोडक्ट बना के बेचती हैं। तो आज कॉमर्शियल का मतलब यही होता है कि आपका मेन मोटिव उससे पैसा कमाना है। तो बहुत ही बड़े लेवल पे आज गैदरिंग की जा रही है, ठीक है। चलो ये हम हंटिंग एंड गैदरिंग आपको समझ में आ गई। अब चलो हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। एक मैप देख लो आप, देखो पहले जैसा मैंने बताया, 1 मिनट इसका इंक चेंज करने दो, आपने समझ में नहीं आएगा आपको। देखो ये क्या हो गया, ये नॉर्दर्न कनाडा हो गया, ठीक है। ये यूरेशिया हो गया, ठीक है, इसी को हम तुंद्रा रीजन भी बोलते हैं। ये अमेजॉन बेसिन हो गया, ठीक है, और ये ट्रॉपिकल अफ्रीका हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे भी देखोगे तो ये फिर कुछ एरियाज़ में न्यूजीलैंड में भी है, या फिर यहाँ पे ये ऐसा लग रहा है कि ये हमारा मे बी ये नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए हमारा, ठीक है, इंडिया का। यहाँ पे गैदरिंग हो जाती है, गैदरिंग होती थी पहले, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं हम। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है ये आता है पेस्टोरलिज्म, ठीक है। पेस्टोरलिज्म का मतलब होता है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। जिस एरिया में जो एनिमल पाए जाते हैं उन एरिया में उनको डोमेस्टिकेट किया जाने लगा। जैसे धीरे धीरे जब हंटिंग कुछ स्पीसीज इन डेंजर में आने लगी, ख़त्म होने लगी, तो लोगों ने क्या किया, अपने उस एरिया में जो भी एनिमल अच्छे लेवल पे पाए जाते थे उनको डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, पेस्टोरलिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब पेस्टोरलिज्म को आज अगर हम देखें तो पेस्टोरलिज्म को हम देखते हैं कि ये एक सब्सटेंस एग्रीकल्चर वो भी है, ठीक है, CIV सब्सटेंसिव एक तरीका है, या फिर कॉमर्शियल भी है। फॉर एग्जांपल आज आप देखते हो कि हर गांव में जितने भी घर होते हैं, मैक्सिमम घरों में आपको 2-3 गायें मिल जाती हैं, जो सिर्फ
इतना ही दूध प्रोड्यूस करती हैं कि वो फैमिली मतलब उसको कंज्यूम कर पाए, ठीक है। तो उसी को हम सब्सटेंसिव एग्रीकल्चर वो बोलते हैं, पेस्टोलिज्म। और एक होता है कॉमर्शियल लेवल पे, फॉर एग्जांपल जो बड़ी बड़ी डेयरीज हैं, मान लो अमूल की, जो अमूल मिल्क वाला है, फिर या फिर जो मदर डेयरी की दूध है, ये एक बहुत बड़े लेवल पे पेस्टोलिज्म करते हैं, बहुत बड़े लेवल पे डोमेस्टिकेशन होता है यहाँ पे गायों का, फिर वहाँ से दूध निकालते हैं, ठीक है। अब पेस्टोलिज्म के ना 2 टाइप होते हैं, ठीक है। पेस्टोलिज्म के 2 टाइप होते हैं। पहला नोमैडिक हर्डिंग, और दूसरा होता है इसका कॉमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग, CIAL, कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग, ठीक है। नोमैडिक हर्डिंग में आप देखोगे ये बहुत पुराना एक सब्सटेंसिव वो है, एक्टिविटी है, ठीक है। ये बहुत पुराना है, प्रिमिटिव है, ये TIV प्रिमिटिव है। एक बार इसका वो चेंज कर लें दो, इंक चेंज कर लें दो। देखो ये प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर है, मीन्स यहाँ पुराने टाइम पे लोग ये परफॉर्म करते थे, इन विच जो लोग इसको परफॉर्म करते थे वो सिर्फ टोटली डिपेंड थे एनिमल पे, टोटली डिपेंड ऑन एनिमल फॉर देयर फूड एंड क्लॉथ, ठीक है। अब देखो जो ये लोग थे ना, वो एक प्लेस से दूसरी जगह मूव किया करते थे, ठीक है। मूव फ्रॉम प्लेस, PLACE, प्लेस टू प्लेस, इन सर्च ऑफ वाटर और पैस्चर, ठीक है। मतलब ऐसी जगह जहाँ पे इनके जानवरों को चारा मिल जाए और पानी की अवेलेबिलिटी हो, वहाँ पे प्लेस टू प्लेस ये लोग मूव किया करते थे टाइम टू टाइम, ठीक है। अब ऐसे जानवर, जैसा कि मैंने बताया कि ऐसे जिस एरिया में जो भी जानवर ऐसा था कि जिसको डोमेस्टिकेट किया जा सके, उसको लोगों ने डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया था। तो ट्रॉपिकल एरिया में जैसा आप देखोगे कैटल ग्रो वो किया जाता था, ठीक है। और अगर सहारा डेजर्ट में देखोगे या फिर कोई भी ऐसा एशियाटिक यानी एशिया का जो डेजर्ट है, उसमें आप देखोगे तो शीप, गोट, कैमल ये सब डोमेस्टिकेट किया गया, ठीक है, सॉरी। और जो माउंटेन एरिया हैं उनमें याक को, ठीक है, याल्क यानी जो क्या बोलते हैं उसको, भैंसा शायद बोलते हैं हिंदी में, मेरे को नहीं पता, जो पहाड़ों का भैंसा क्या बोलते हैं उसको, आप बताओ, ठीक है। देखो अब ये 3 एरिया में होता था नॉर्मली, 3 एरिया में इंपॉर्टेंट एरियाज थे इसके, जहाँ पे ये परफॉर्म किया जाता था। पहला नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, आप लिख लो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका। आप अपने नोट्स में देखो, मैं जो लिख रहा हूँ उसमें मत देखना, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, ठीक है। उससे लगाए, अभी इसको मैप में मैं आराम से डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है, आप इसको मत देखो, ठीक है। अब इनका जो मूवमेंट था, जैसा कि हमने बताया कि ये मूव किया करते थे प्लेस टू प्लेस, ठीक है। तो इनका मूवमेंट या तो वर्टिकल होता था, ठीक है, या तो वर्टिकल मूव करते थे या तो हॉरिजॉन्टल मूव करते थे, ठीक है। ये किसी भी तरफ मूव किया करते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो यहाँ पे एक प्लेस है, यहाँ पे जहाँ पे पहले रहते थे, यहाँ पे कुछ कमी हो गई तो ये मूव करते थे दूसरे एरिया में, तो ये क्या हो गया, वर्टिकल मूवमेंट हो गई, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में हम देखोगे कि जैसे मान लो ये पहाड़ है, पहले लोग यहाँ पे रहते थे, ठीक है। तो क्या जब समर होती थी, गर्मी होती, तो ये लोग थोड़ा सा ऊपर जाते थे, यहाँ पे चले जाते थे, ठीक है, ताकि यहाँ पे गर्मी मतलब यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर हो, वहाँ पे आसानी से रह पाए। फिर जब ठंडी पड़ती थी तो यहाँ पे सारे जो चारा वारा था सब खराब होता था और ठंडी भी लगती थी, तो वहाँ से फिर लोग नीचे आ जाते थे, ठीक है। और इसी मूवमेंट को जो समर में ये लोग करते थे और जो विंटर में करते थे, ठीक है, ये लिखवाने लायक है। इसी को हम ट्रांस ह्यूमन कहते हैं, ठीक है, ट्रांस ह्यूमन, TRANSHUMANS, ट्रांस ह्यूमन्स, यानी जो मूवमेंट करते थे ये लोग समर में पहाड़ों की तरफ और विंटर में पहाड़ों से नीचे की तरफ, इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांस ह्यूमन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ठीक है। अब अगर हम मॉडर्न टाइम में देखें तो मॉडर्न टाइम में ये बहुत दिक्कत फेस कर रहे हैं। क्यों दिक्कत फेस कर रहे हैं भाई? क्योंकि जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज जनरेट कर दी गई हैं। आप आज मान लो ये, जैसा कि मैंने बताया, ये वर्टिकल मूवमेंट करते थे, तो उस टाइम पे कोई बाउंड्रीज होती नहीं थी कि ये देश से आप इस देश में नहीं जा पाओगे, ठीक है, तो वो मूवमेंट होती थी। लेकिन आजकल की पॉलिटिकल बाउंड्रीज, मान लो आप कोई ऐसे एरिया में उधर, हम अपना जम्मू कश्मीर का ये ले लें, जम्मू कश्मीर में ये जानते हो आप POK है,
मान लो अगर यहाँ पे कोई है वो है नोमैडिक हर्डर है, वो अगर इधर मूव कर जाएगा तो क्या उसके लिए इतनी आसानी होगी कि इधर मूव कर जाए? इधर इंडियन आर्मी है, इधर पाकिस्तान रेंजर्स हैं, ठीक है। तो मूवमेंट पॉलिटिकल बाउंड्रीज की वजह से बहुत ज़्यादा इनको दिक्कत हुई है। और दूसरा, हर गवर्नमेंट इनके लिए सेटलमेंट्स प्लान ले आ रही है, इनको सेटल करने की कोशिश कर रही है हर गवर्नमेंट प्लान। जो भी गवर्नमेंट आती है इनको सेटल करने की कोशिश करती है, ठीक है। देखो अब हम कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग के बारे में देखते हैं, ठीक है। ये मोर ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। ये मोर ऑर्गेनाइज्ड है, मोर ऑर्गेनाइज्ड है, ये मोर ऑर्गेनाइज्ड है ये, ठीक है। मोर कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, मोर कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, मोर कैपिटल रिक्वायर्ड होता है इसमें, ठीक है। ये वेस्टर्न कल्चर से इंस्पायर है, ठीक है, वेस्टर्न कल्चर से इंस्पायर होता है ये, ठीक है। तीसरा, जितने भी ये परफॉर्म किया जाता है कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग, ये रेंचेस में परफॉर्म किया जाता है। यानी ये जो ऐसा आप कोई मूवी देखोगे या हॉलीवुड की, तो वहाँ पे रेंचेस बने होते हैं, लकड़ी के ऐसे फट्टे गाड़ के इनको ऐसे रेंचेस बना दिया जाता है, और इसी में वो लोग सारा गाय भैंस को या फिर जो भी कैटल्स हैं उनको रखते हैं, तो इसी को हम रेंचेस कहते हैं। ये कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग किसमें परफॉर्म की जाती है? रेंचेस में परफॉर्म की जाती है, ठीक है। रेगुलर ग्रेजिंग दी जाती है, ठीक है। इम्पोर्टेंट एनिमल में आप देखोगे इसमें शीप, गोट, कैटल्स आप रखे जाते हैं इसमें, ठीक है। रियरिंग ऑफ एनिमल इज इनरिचिंग ऑर्गेनाइज्ड ऑन साइंटिफिक बेसिस, मतलब यहाँ पे जो एनिमल रहते हैं ना उनको साइंटिफिक बेसिस पे ट्रीट किया जाता है, ठीक है। मान लो उनको उनके खाने के लिए क्या, जैसे इंसानों में देखो प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वैसे ही ना यहाँ पे कैटल्स को या फिर जो भी जानवर इसमें रेंचेस में होते हैं उनको साइंटिफिक तरीके से उनको बढ़ाया जाता है, ठीक है। मोर इम्फेसाइज ऑन ब्रीडिंग, ठीक है, ब्रीडिंग इनकी अच्छे से कराई जाती है। जेनेटिक इम्प्रूवमेंट, मान लो अगर जीन्स में कोई दिक्कत है, जैसे जो बच्चा पैदा हुआ है वो मतलब वो बहुत ज़्यादा ऐसा है कि उसे इन्फेक्शन होता है या फिर दूध नहीं दे पा रहा वो, तो आगे चल के जेनेटिक में इम्प्रूवमेंट करके उसको हटाया जाता है, ठीक है। हेल्थ केयर का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब चल देखो हम आगे चलते हैं। वेट, पेस्टोलिज्म ये तो ख़त्म हो गया यहाँ पे। और देखो नोमैडिक हर्डिंग का हमने कुछ एरिया बताया था। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने बताया था, एक नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका है, ये नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, एट पेन सेलेक्ट नहीं है क्या, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका से लेते हुए, ठीक है, ये पेनिनसुलार लेते हुए ये मंगोलिया, ठीक है, ये मंगोलिया का एरिया है पूरा, मंगोलिया एंड चाइना, तिब्बत का एरिया, ठीक है। यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे नोमैडिक हर्डिंग होती थी, नोमैडिक हर्डिंग यहाँ पे लोग करते थे, ठीक है। ये टुंड्रा रीजन, जैसा कि मैंने बताया टुंड्रा रीजन है ये, ठीक है। अब फिर देखोगे साउथ वेस्ट अफ्रीका में, यहाँ पे कहाँ है साउथ वेस्ट अफ्रीका, यहाँ पे देखेंगे। और ये जो छोटा सा वो है आइलैंड है, इसको मेडागास्कर बोलते हैं, तो यहाँ पे भी पूछा वो नोमैडिक हर्डिंग की जाती थी, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं अपना। ये अब ये आता है एग्रीकल्चर, जैसा कि हमने बताया कि देखो अब आप पहले स्लाइड पे आओ। हमने क्या किया, हंटिंग एंड गैदरिंग ख़त्म कर ली, ठीक है। पेस्टोलिज्म हमने ख़त्म कर लिया। अब हम आते हैं एग्रीकल्चर पे, ठीक है। एग्रीकल्चर अब हम करने जा रहे हैं। एग्रीकल्चर में ये 8 तरीके के एग्रीकल्चर हैं, फिर माइनिंग आ जाएगी। देखो वो पेस्टोलिज्म आ गया। देखो अब जो एग्रीकल्चर से आप समझ में आता है, एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि जो आप खाने वाने के लिए ग्रेन जो प्रोड्यूस करते हो, इसको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसमें सबसे जो पहला टाइप आता है वो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में क्या होता है, इसमें ऐसा एग्रीकल्चर किया जाता है जो सिर्फ जो कर रहे हैं ना उनकी फैमिली के लिए वो उनकी फैमिली कंज्यूम कर लेती है, ठीक है। इसके 2 टाइप होते हैं, पहला प्रिमिटिव एंड सेकंड सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है। वेट, देखो जो प्रिमिटिव
सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है, इसी को हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये वाइडली प्रैक्टिस किया जाता है मैनी ट्राइब्स के द्वारा, ठीक है। ट्राइब्स इसको प्रैक्टिस करती हैं। इसमें जैसा कि मैं आपने वो पढ़ा होगा स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, वही सेम टू सेम है ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। इसमें क्या होता है कि मान लो जहाँ पे उन्होंने खेती की, वहाँ पे पहले वो जो जब खेती कर लेते हैं तो जो बचा खुशा होता है तो उसी को जला देते हैं, फिर जो राख होते हैं ना उसको मिट्टी में मिला देते हैं और फिर उसको छोड़ के चले जाते हैं, फिर बाद में कुछ टाइम बाद आते हैं तो फिर उसमें एग्रीकल्चर करते हैं। तो यही सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होता है, ठीक है। इसी को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोला जाता है, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। ये बहुत स्मॉल पैचेस में किया जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा लैंड को जला के वहाँ पे फिर उसकी फर्टिलिटी को रिस्टोर किया जाता है। बहुत छोटे छोटे पैचेस में किया जाता है, स्मॉल पैचेस होते हैं इसमें, ठीक है। स्मॉल पैचेस में ये किया जाता है ये, ठीक है। और बहुत प्रिमिटिव टूल्स का यूज किया जाता है, MITIV प्रिमिटिव टूल्स, बहुत पुराने टूल्स उस टाइम पे। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है तो बहुत ऐसा कोई एडवांस टेक्नोलॉजी यूज नहीं की जाती है, बहुत पुराने जैसे हथौड़ा हो गया या फिर ये जो हल हो गया, इसका यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे अब इसमें देखो ये तीन, इनको ना अलग अलग नामों से हर जगह जाना जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे नॉर्थ ईस्ट में इसको झूमिंग फार्मिंग या झूम नाम से जाना जाता है, झूम से, ठीक है। आप अगर अमेरिका में जाओगे, अमेरिका एंड मैक्सिको में यहाँ पे इसको मिल्पा, ठीक है, LPA मिल्पा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इंडोनेशिया में जाएं, NESI इंडोनेशिया एंड मलेशिया, यहाँ पे इसको लदांग नाम से जाना जाता है, ठीक है, LADANG लदांग, ठीक है, इस नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है। अब देखो इसमें मेजर प्रॉब्लम क्या आई ना, धीरे धीरे इसमें मेजर प्रॉब्लम धीरे धीरे ये आने लगी कि जब लोग उसमें जला के फिर चले जाते थे तो धीरे धीरे ना सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म होने लगी। अब कितने टाइम तक हम ये भी जानते हैं कि जब किसी जो फसल ख़त्म हो जाती है उसके बाद उसको जब जलाते हैं ना तो वहाँ पे जो इंसेक्ट्स होते हैं जो सॉइल को फर्टिलिटी वो देते हैं, वो इंसेक्ट्स मर जाते हैं और वहाँ पे जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है ना ओवर द टाइम ख़त्म होने लगती है। तो वही यहाँ पे भी हुआ, फर्टिलिटी ओवर द टाइम ख़त्म होने लगी, यही इसकी प्रॉब्लम थी, ठीक है। प्रॉब्लम हमने डिस्कस कर ली इसको, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे एक इंटेंसिव एग्रीकल्चर आता है, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे एक इंटेंसिव एग्रीकल्चर आता है, देखो एक मिनट हम देखते हैं थोड़ा सा। देखो हम अभी जो एरिया हमने प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का हमने एरिया जो बताया, कौन सा एरिया हमने बताया, ये कौन सा हो गया, ये अफ्रीका का, वेट पेन चेंज करने दो, ठीक है। ये देखो ये नॉर्थ ईस्ट हमारा हो गया, ठीक है। ये हमारा अमेजॉन बेसिन का एरिया हो गया, ठीक है। ये हमारा नॉर्थ अफ्रीका हो गया, ठीक है, वेस्ट अफ्रीका और नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका हो गया, ठीक है। यहाँ पे मेडागास्कर में भी किया जाता था ये, ठीक है। देखो अब दूसरा आता है इंटेंसिव एग्रीकल्चर, ठीक है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर जहाँ ऐसी जगह पे किया जाता है। इंटेंस एग्रीकल्चर मीन्स अभी तक हमने सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर देखा था जो सिर्फ ऐसी जगह पे किया जाता था और ऐसे लोग करते थे जो सिर्फ अपनी फैमिली का ही पेट भर पाते थे उससे, ठीक है। अब इंटेंसिव एग्रीकल्चर ऐसी की जहाँ जगह पे किया जाता है जहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन हो, ठीक है, LARG लार्ज पॉपुलेशन हो, ठीक है। इसके टू टाइप होते हैं, ठीक है, इसके टू टाइप होते हैं। पहला जो होता है वो होता है डोमिनेटेड बाई वेट पैडी क्रॉप, डोमिनेटेड बाई वेट पैडी कल्टीवेशन। और दूसरा जो होता है डोमिनेटेड बाई क्रॉप
अदर देन पैडी, ठीक है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर ऐसी जगह पे किया जाता है जहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन हो। इसके 2 टाइप होते हैं। पहला ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर ऐसा हो कि जहाँ पे पैडी क्रॉप बहुत ज़्यादा ग्रो की जाती हो, यानी राइस बहुत ज़्यादा ग्रो की जाती हो, ठीक है। और दूसरा ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो जहाँ पे और अदर जो हैं जैसे वीट हो गया, सोयाबीन हो गया, क्रॉप्स हो गया, फोडर्स हो गया, ये ज़्यादा ग्रो किए जाते हों, ठीक है। 2 टाइप हो गए। अब इन दोनों टाइप को हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जो ये डोमिनेटेड बाई वेट पैडी क्रॉप होता है, कल्टीवेशन होता है, इसमें राइस की वो होती है, ठीक है, राइस ज़्यादा ग्रो किया जाता है, ठीक है। अब देखो फैमिली लेबर की वजह से, फैमिली लेबर के थ्रू इसको प्रोड्यूस किया जाता है, फैमिली लेबर के थ्रू, ठीक है। मशीन लिमिटेड होती हैं, लिमिटेड होती हैं। मशीन की जो यूज़ होता है, मशीन का यूज़ होता है वो बहुत लिमिटेड लेवल पे किया जाता है, ठीक है। फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए मैन्योर का यूज़ किया जाता है, यानी सॉइल की फर्टिलिटी को बनाने के लिए कोई ऐसा फर्टिलाइज़र जो प्राइवेट फर्टिलाइज़र आता है वो नहीं, हम मैन्योर का यूज़ करते हैं, यानी गोबर का यूज़ करते हैं फर्टिलिटी को बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक सेंटेंस आता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, देखो यहाँ पे ना यील्ड पर यूनिट इज़ हाई होता है बट लेबर प्रोडक्टिविटी लो होता है। मतलब जो यहाँ पे जिस भी एरिया में खेती की जाती है वहाँ से प्रोडक्शन तो बहुत अच्छा खाता होता है लेकिन जो लेबर प्रोडक्टिविटी होती है ना वो बहुत लो होती है यहाँ पे, ठीक है। और देखो दूसरा हम देखते हैं अदर देन पैडी क्रॉप में देखते हैं, इसमें आता है क्लाइमेट। मान लो यहाँ पे तो राइस के लिए हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब जो अदर देन पैडी क्रॉप्स है ना ये क्लाइमेट की वजह से होती हैं, ठीक है। जहाँ पे जैसा क्लाइमेट होगा वहाँ पे उस क्लाइमेट के हिसाब से क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, ठीक है। क्लाइमेटिक कंडीशन होती है यहाँ पे, क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे वीट हो गया, ठीक है, वीट हो गया, सोयाबीन हो गया, ठीक है, बार्ले हो गया, ठीक है, ये मेन क्रॉप होते हैं यहाँ की, ठीक है। ये अगर इंडिया में हम देखें तो नॉर्दर्न प्लेन में बहुत ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं, ये वीट हो गया, फिर सोयाबीन हो गया, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ग्रो की जाती हैं। और कुछ जैसे ये बार्ले हो गया, ये जो मोटी अनाज होती हैं, ठीक है, फोडर्स हो गए, ये सेमी एरिड एरिया, मान लो फॉर एग्जांपल राजस्थान में बहुत ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं ये, ठीक है। अब जो मोस्ट कैरेक्टर होते हैं वो सिमिलर होते हैं ये पैडी क्रॉप के, जैसे यहाँ पे भी मशीन की लिमिटेड यूज़ होती है, मैन्योर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो और सब तो यहाँ पे सिमिलर ही है। अगर हम इसका बात करें क्या बोलते हैं मैप का, तो आप देखो मैप में अगर आप देखोगे इसका, एक मिनट हम चेंज करनी पड़ेगी। देखो अगर हम इसका बात करें तो जो हमारा वेट पैडी क्रॉप है, ठीक है, राइस डोमिनेटेड एरिया अगर हम इंडिया में देखें तो जो हमारा वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट से लिए हुए ये ईस्टर्न घाट, ठीक है, ये पूरा वेस्ट बंगाल और ये जो बिहार का एरिया है, ठीक है, बिहार और उत्तर प्रदेश का एरिया है और नॉर्थ ईस्ट का पूरा एरिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा राइस प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। राइस क्यों प्रोड्यूस की जाती है कि यहाँ पे अच्छी खासी बारिश भी होती है, जैसा हम जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छी खासी बारिश होती है और वेस्टर्न घाट में भी बहुत अच्छी खासी बारिश होती है, ठीक है। और उसके अलावा जो ये एरिया है, ठीक है, और जो बीच का पूरा एरिया है ये वाला, जैसे हमारा मध्य प्रदेश हो गया, फिर ये छत्तीसगढ़ हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा, पंजाब हो गया, यहाँ पे अच्छे लेवल पे और वो ग्रो किए जाते हैं, राइस नहीं ग्रो किए जाते, और प्लांट जैसे हमने और प्लांट मीन्स वीट, सोयाबीन, ये सब ग्रो किए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा अगला है प्लांटेशन, ठीक है। प्लांटेशन ये इंट्रोड्यूस किया गया था यूरोपियंस के द्वारा, ठीक है, इंट्रोड्यूस बाई यूरोपियंस। ये यूरोपियन ने इंट्रोड्यूस किया था अपने कॉलोनीज में। जैसे प्लांटेशन क्रॉप्स में क्या क्या आते हैं, फॉर एग्जांपल कॉफ़ी आ गया, टी आ गया, रबर आ गया, कोकोआ आ गया, कोकोआ आ गया, ठीक है। इनके हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे हम तो बहुत लार्ज लेवल पे वो किया जाता है, ठीक है।
लार्ज लेवल पे आपका आप फोटो भी देखोगे, आप अगर दार्जिलिंग का देखोगे या नॉर्थ ईस्ट का देखोगे, तो अगर आप फोटो देख रहे हो टी गार्डनिंग का, तो देखना जितनी दूर आपकी नज़र जाएगी वहाँ पे पूरे टी का ही गार्डनिंग हुआ होगा। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत लार्ज लेवल पे वो किया जाता है। ठीक है, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, लार्ज कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, लार्ज कैपिटल रिक्वायर्ड होता है इसमें। ठीक है, टेक्निकल सपोर्ट चाहिए होता है हमें, टेक्निकल सपोर्ट चाहिए होता है इसमें। ठीक है, साइंटिफिक CIENTIFIC साइंटिफिक मेथड ऑफ साइंटिफिक मेथड ऑफ प्लांटेशन, ठीक है। चीप लेबर की ज़रूरत होती है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे करना है। अगर आप लेबर को अच्छी खासी सैलरी देने लगोगे तो फिर तो आपको जितना प्रॉफिट नहीं होगा उतना लॉस हो जाएगा। और ये है कॉमर्शियल वो होता है। ठीक है, कॉमर्शियल एक्टिविटी होती है। ठीक है, कॉमर्शियल एक्टिविटी मतलब इसका मेन मोटिव होता है पैसा कमाना। तो ये इसमें चीप लेबर की रिक्वायर्ड होती है, चीप लेबर। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब हमारे कॉलोनीज़ बने थे अफ्रीका में, कॉलोनीज़ जब यूरोपियन ने बनाया था इंडिया को, अफ्रीका को, तो ये लोग यहाँ से लोगों को चीप लेबर, वो मतलब बहुत कम पैसों पे अमेरिका ले जाया करते थे वहाँ पे प्लांटेशन में काम कराने के लिए। ठीक है, तो चीप लेबर रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, गुड ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, गुड ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड होता है, विच लिंक स्टेट टू फैक्ट्री। ठीक है, गुड ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड होता है जो प्लांट स्टेट को, यानी जो यहाँ पे जो लार्ज लेवल उसको खेतों को यहाँ पे ई स्टेट क्या कहा जाता है। ठीक है, और गुड ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड होता है जो स्टेट को डायरेक्ट फैक्ट्री से कनेक्ट करे। ठीक है, अब देखो, अब फॉर एग्जांपल अगर आप जो फ्रेंच थे ना, फ्रेंच ने क्या इस्टेब्लिश किया था, फ्रेंच ने इंट्रोड्यूस किया था कोका और कॉफ़ी का अरेबिक में, अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका में जो फ्रेंच लोग थे उन्होंने कोकोआ का और कॉफ़ी का वो किया था, मतलब वहाँ पे प्लांटेशन किया था। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने इंडिया में और श्रीलंका में टी का वो किया था। ठीक है, और जो आज अगर हम देखते हैं तो आज जो मेजर तो टी प्लांटेशन है या फिर जो भी प्लांटेशन होता है वो गवर्नमेंट के हैंड में होता है। ठीक है, तो प्लांटेशन यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। ठीक है, ये बहुत बड़े लेवल पे एक्सटेंसिव कॉमर्शियल यानी बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के लिए किया जाता है एक्सटेंसिव कल्टीवेशन, कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। ठीक है, ये कहाँ पे किया जाता है, सेमी एरिड एरिया में किया जाता है। ठीक है, सेमी एरिड एरिया मतलब यहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती, सेमी एरिड एरिया होती है। ठीक है, प्रिंसिपल क्रॉप अगर देखें यहाँ पे तो ये वीट होती है, वीट, कॉर्न, बार्ले, ओट्स। ठीक है, ओट्स ये इसके मेन क्रॉप होते हैं। ठीक है, साइज ऑफ फार्म अगर देखो आगे आप, साइज ऑफ फार्म अगर आप देखोगे तो ये बहुत बड़ा होता है। ठीक है, साइज ऑफ फार्म इज बिग। ठीक है, मैकेनाइज्ड होता है, मशीनाइज्ड होता है, मशीन का यूज होता है, मैकेनाइज्ड होता है ये। ठीक है, अब यहाँ पे एक जो सेंटेंस आता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे एक सेंटेंस आपके बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, एक सेंटेंस आपके बुक में लिखा हुआ है, देयर इज लो yield पर acre but high yield per person। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है
यहाँ का जो ये देखो हमने बहुत देखा अभी कि साइज फार्म का जो साइज होता है ना वो बहुत बड़ा फार्म का साइज होता है, ठीक है। यहाँ पे बारिश होती नहीं है, ठीक है, बारिश होती नहीं है, फार्म का साइज बहुत बड़ा होता है। और कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, सेमी एरिड एरिया में परफॉर्म किया जाता है। मीन्स यहाँ की जो मिट्टी है ना वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती, बहुत कम प्रोड्यूस करती है, ठीक है। चूँकि ये बहुत बड़े लेवल पे परफॉर्म किया जाता है, बहुत बड़े एरिया में परफॉर्म किया जाता है, तो ये जो हाई यील्ड पर एकड़, मतलब 1 एकड़ में बहुत अच्छा खासा वो निकल जाता है, ठीक है। अच्छा खासा मीन्स अच्छा खासा वो प्रोडक्ट निकलता है, यानी जो हम भी वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एकड़ के हिसाब से बहुत कम निकलेगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन एक इंसान के लिए खाने के लिए बहुत ज़्यादा होता है वो, ठीक है। मतलब 1 एकड़ बहुत कम प्रोड्यूस करता है। क्यों प्रोड्यूस कम करता है? क्योंकि एक तो पहला सेमी एरिड एरिया में पड़ रहा है, ठीक है, और दूसरा बारिश नहीं हो रही, मीन्स इसका जो फर्टिलिटी है वो कम है, ठीक है। फर्टिलिटी इस एरिया का, सॉइल का कम है, तो इसलिए यहाँ पे जो 1 एकड़ का एरिया होता है ना वो बहुत कम प्रोड्यूस करता है, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे प्रोड्यूस किया जाता है यहाँ पे। इसलिए जो यहाँ के लोग हैं ना वो उनको खाने के लिए इनफ हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक और फैक्टर है, एक यहाँ पे एक और आप दूसरे मतलब प्रीवियस चैप्टर से लिंक कर सकते हो कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को क्या इम्पैक्ट करता है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ पे कैसी हैं, फिर यहाँ पे लैंडफॉर्म्स कैसे हैं, ये सब, या फिर क्लाइमेटिक कंडीशन, लैंडफॉर्म, वाटर अवेलेबिलिटी, वो सब बहुत वो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, क्लाइमेट अच्छा है नहीं, सेमी एरिड एरिया है, लैंडफॉर्म ऐसा फर्टाइल है नहीं, ठीक है, वाटर की अवेलेबिलिटी है नहीं क्योंकि सेमी एरिड एरिया है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन तो बहुत कम है, और जितनी पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ मतलब 1 एकड़ पे अकेले खेती कर रही है। तो मान लो 10 लोग हैं, 10 लोगों के लिए 1 एकड़ तो बहुत आराम से जितना भी निकालना चाहिए उतना प्रोड्यूस कर देगा, लेकिन 1 एकड़ के हिसाब से बहुत कम करेगा, लेकिन 10 लोगों के लिए तो इनफ है। तो वही यही दिया हुआ है, देयर इज़ लो यील्ड पर एकड़, मतलब 1 एकड़ के हिसाब से बहुत कम प्रोड्यूस करती है यहाँ की ज़मीन, लेकिन बट हाई यील्ड पर पर्सन, एक इंसान के लिए बहुत अच्छा खासा प्रोड्यूस कर देती है, ठीक है। अब ये बेस्ट डेवलप्ड इन यूरेशियन स्टेपी में, यानी यूरेशियन स्टेपीज, ठीक है। ये सारे ग्रास लैंड हैं, जो बड़े बड़े ग्रास लैंड होते हैं ना, यूरोपियन एशीज हो गए, स्टेपीज हो गए, ठीक है। और दूसरा हो गया कैनेडियन पैरीज, PRAI पैरीज, ठीक है। और तीसरा पैम्पुस ऑफ अर्जेंटीना, ठीक है। ये जो तीनों हैं, पैम्पुस हो गया, ये पेपैरीज हो गया और स्टेपीज, ये तीनों ग्रासलैंड है। और यहाँ पे ना ये बहुत अच्छे लेवल पे एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। चलो हम इसका थोड़ा सा मैप देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। देखो जैसा मैंने बताया, ये यूरेशियन स्टेपीज हो गई, वेट फिर कलर चेंज करना पड़ेगा, ये यूरेशियन स्टेपीज हो गई, ठीक है। ये देखोगे आप अगर यहाँ पे, तो ये अर्जेंटीना वाला जो मैंने बताया, ठीक है, अर्जेंटीना का क्या होता है, ये अर्जेंटीना का पैम्पुस, ठीक है। और ये नॉर्थ अमेरिका का, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका का क्या है, ये पेपैरीज, ठीक है। स्टेपीज यूरेशियन की, पैम्पुस अर्जेंटीना का, यहाँ पर अर्जेंटीना है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका का पेपैरीज, ठीक है। अब इसका भी मैप हम एंड में देखें, मैप हमने जब अलग सीरीज़ ले आएंगे मैप के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैप के लिए, तो वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अब हम 5वां देखते हैं। 5वां मिक्स्ड फार्मिंग होता है। मिक्स्ड फार्मिंग भी ऐसा होता है जहाँ पे सब चीज़ें एक साथ की जाती हूँ, जैसे एक साथ 2-3 क्रॉप ग्रो किए जाते हो, क्रॉप के साथ साथ आप एनिमल रियरिंग भी कर रहे हो, एनिमल को भी पाल रहे हो, ठीक है। तो पैस्टोरलिज्म भी आप परफॉर्म कर रहे हो, तो एक साथ आप अगर कई चीज़ें परफॉर्म करते हो उसी को मिक्स्ड फार्मिंग कहा जाता है, ठीक है। मिक्स्ड फार्मिंग ऐसे एरिया में कहा जाता है जो हाई डेवलप्ड पार्ट है, ठीक है, डेवलप्ड एरिया ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल नॉर्थ वेस्ट यूरोप हो गया, ईस्ट नॉर्थ अमेरिका हो गया, पार्ट ऑफ यूरेशिया, ठीक है। फार्मर्स होते हैं जो फार्म्स होते हैं ये मॉडरेट साइज के होते हैं, ठीक है। फार्म्स मॉडरेट साइज के होते हैं, ठीक है। मेन क्रॉप में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वीट, बार्ले, ओट्स,
ओट्स, ये सब यहाँ पे ग्रो किया जाता है। और साथ में ही यहाँ पे फोडर्स भी ग्रो किया जाता है। ठीक है, ठीक है, फोडर्स भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्रॉप होते हैं फार्मिंग के लिए। ठीक है, क्रॉप रोटेशन होती रहती है यहाँ पे, क्रॉप रोटेशन या रोपी, क्रॉप रोटेशन एंड इंटरक्रॉपिंग। यहाँ पे क्रॉप रोटेशन और इंटरक्रॉपिंग प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, यहाँ पे क्रॉप रोटेशन और जो इंटरक्रॉपिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है, जब जो भी सीजन आता है उस सीजन में जो क्रॉप ग्रो करना चाहिए वो क्रॉप उस टाइम पे ग्रो किया जाता है, यानी एक साल में आप 2-3 क्रॉप ग्रो कर लेते हो। और इंटरक्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, मान लो एक इतना ये फार्म है, ठीक है, तो यहाँ पे एक ये आपने एक वो बनाया, इधर कुछ और क्रॉप ग्रो कर दिया, फिर यहाँ पे कुछ और क्रॉप ग्रो कर दिया, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, तो एक साथ आप जब 3-4 क्रॉप ग्रो करते हो, एक ही साथ ग्रो करते हो, इंटरक्रॉपिंग करते हो, तो ऐसे क्या होता है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है ना वो मेंटेन रहती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एनिमल शिपिंग होती है। ठीक है, एनिमल शिप, कैटल्स, इनको एक साथ रखा जाता है। ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर के साथ साथ इनको भी एक साथ पाला जाता है। ठीक है, और ये बहुत मेन इनकम का काम भी करते हैं। जो फॉर एग्जांपल जो फार्मिंग है, आप ने अगर कोई आज वीट लगाया तो ये 6 महीने बाद, साल भर बाद रिटर्न देगी, लेकिन आप एनिमल आपके पास हैं, कैटल्स आपके पास हैं, तो मेन इनकम का भी काम करेंगी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें, तो पहला हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए, कैपिटल चाहिए इसके लिए। ठीक है, दूसरा एक्सटेंसिवली यूज़ की जाता है, EXTENSIVELY, एक्सटेंसिवली फर्टिलाइज़र का यूज होता है। अब एक साथ आप इंटरक्रॉपिंग कर रहे हो, क्रॉप रोटेशन कर रहे हो, तो साल भर आप जब एक ज़मीन पे कोई ना कोई क्रॉप ग्रो करते रहोगे तो फर्टिलाइज़र का यूज चाहिए ही चाहिए। ठीक है, स्किल रिक्वायर्ड होती है यहाँ पे भाई, स्किल्ड फार्मर चाहिए होता है, स्किल्ड फार्मर क्यों चाहिए होता है, एक तो आप एक साथ एग्रीकल्चर कर रहे हो, एग्रीकल्चर में भी आपने इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया है कि क्रॉप रोटेशन कर रहे हो, इंटरक्रॉपिंग कर रहे हो, साथ ही साथ आपको एनिमल का भी ध्यान रखना है, एनिमल के ब्रीडिंग का भी ध्यान रखना है, एनिमल के हेल्थ का भी ध्यान रखना है, तो इसके लिए स्किल्ड फार्मर चाहिए होते हैं। ठीक है, चलो अब हम मैप ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया ये बहुत डेवलप्ड एरिया में किया जाता है। ठीक है, मिक्स्ड फार्मिंग, जैसे ये आप यूरोप का ये पार्ट देख रहे हो। ठीक है, यूरोप का ये पार्ट देख रहे हो, लिंक चेंज करनी पड़ेगी वरना दिखेगा नहीं आपको। देखो यूरोप का ये एरिया बहुत डेवलप्ड एरिया है, चेंज नहीं हुआ यार, यूरोप का ये एरिया बहुत डेवलप्ड एरिया है। ठीक है, आप अगर ये साउथ अफ्रीका देखोगे, ये नीचे का एरिया साउथ अफ्रीका है, अर्जेंटीना का एरिया है, ये नॉर्थ अमेरिका का एरिया है, यहाँ पे मिक्स्ड फार्मिंग जो डेवलप्ड पार्ट है वर्ल्ड के, यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, अब देख दो डेयरी फार्मिंग हम देखते हैं। तो डेयरी फार्मिंग आपका नाम से समझ में आ रहा होगा, डेयरी फार्मिंग का मतलब ही यही होता है कि जो प्राइमरी जो सोर्स होगा वो मिल्क होगा। ठीक है, डेयरी फार्मिंग होती है। ठीक है, ठीक है सॉरी, यहाँ पे क्या होता है, मिल्क एनिमल को वो किया जाता है, मिल्क एनिमल यानी जो दूध देने वाले डोमेस्टिकेटेड एनिमल होते हैं। ठीक है, इनको प्रमोट किया जाता है। ठीक है, अच्छी खासी आपको स्टोरेज फैसिलिटीज़ चाहिए। ठीक है, स्टोरेज फैसिलिटीज़ फॉर फोडर्स, जो अनाज आप जो चारा आप उनके लिए ले आओगे उसके लिए स्टोरेज फैसिलिटीज़ चाहिए आपको। ठीक है, मिल्चिंग मशीन्स आपको रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, मिल्चिंग मशीन रिक्वायर्ड, मतलब दूध निकालने का जो मशीन होता है ना वो आपको इसमें चाहिए होता है। ठीक है, इसमें एम्फेसाइज किया जाता है ऑन कैटल ब्रीडिंग्स, एम्फेसाइज ऑन कैटल ब्रीडिंग, ठीक है,
अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ठीक है, वेट, अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इसका आता है कि हाई लेवल इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। हाई लेवल इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है इसमें, ठीक है। दूसरा, बहुत केयर करनी पड़ती है आपको, केयर ऑफ मिल्चिंग प्रोसेस का बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है, क्योंकि आप तो एक तो दूध निकाल रहे हो मशीन से, अगर मशीन में कोई भी खराबी आई तो आपको वो केटल को हार्म कर सकती है, तो बहुत ज़्यादा मिल्चिंग प्रोसेस का केयर करना पड़ता है, ठीक है। तीसरा, नो ऑक्सीजन होता है इसमें। अनलाइक आप अगर फार्मिंग में देखो तो अगर आपने आज कोई फार्म में अगर कोई भी प्लांट कल्टीवेट किया तो फिर 6 महीने तक आप उसको भूल जाओ, 6 महीने में पानी देना पड़ेगा, वो तो टाइम टू टाइम रहेगा, लेकिन ऑफ सीजन रहता है उसमें, फिर आप कुछ और नहीं कर सकते। लेकिन इसमें आप के पास कोई ना कोई ऐसा कैटल रहेगा जो हमेशा तैयार होता रहेगा, जो हमेशा दूध देता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऑफ सीजन नहीं होता, आप हमेशा यहाँ पे बिजी रहते हो, ठीक है। चौथा, अगर हम देखें, प्रैक्टिस नियर अर्बन सेंटर के अराउंड ये डेयरी फार्मिंग की जाती है। क्यों? क्योंकि अर्बन में हम फ्रेश मिल्क वो दे पाएँ, ठीक है, फ्रेश मिल्क डिलीवर कर पाएँ, ठीक है। नियर अर्बन सेंटर इनको इस्टेब्लिश किया जाता है। अर्बन सेंटर के अराउंड क्यों किया जाता है? क्योंकि रात में मान लो दूध निकाला गया और सुबह डायरेक्ट उनको वहाँ पे भेज दिया गया, ठीक है। अब टाइम के साथ साथ जो ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन एंड रेफ्रिजरेशन में इम्प्रूवमेंट इन जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट और रेफ्रिजरेशन में इम्प्रूवमेंट हुई है, वैसे वैसे इसका जो लाइफ है ना, लाइफ ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ है। अब जैसे कि आपको पता है कि डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं उनको रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत होती है, तो जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट हुआ है रेफ्रिजरेटर में या फिर ट्रांसपोर्टेशन में, जल्दी ट्रांसपोर्ट होता है, तो वैसे वैसे जो प्रोडक्ट का लाइफ है ना डेयरी प्रोडक्ट का, वो इंक्रीज़ हुआ है टाइम टू टाइम, ठीक है। अगर हम रीज़न की बात करें कि कहाँ कहाँ पे ये वो किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले आप नॉर्थ वेस्ट यूरोप देखोगे, कि नॉर्थ वेस्ट यूरोप का ये पार्ट देखोगे, ठीक है। कनाडा में आप देखोगे, कनाडा में यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। और तीसरा देखोगे आप ये साउथ ईस्ट अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। न्यूजीलैंड में यहाँ पे नीचे न्यूजीलैंड यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, और तस्मानिया या रीजन में यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। चलो अब हम अपना अगला देखते हैं, अगला फार्मिंग का वो देखते हैं। अगला फार्मिंग है हमारा मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर का, ठीक है। मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर में हाई स्पेशलाइज्ड कॉमर्शियल एग्रीकल्चर है ये, ठीक है। वेट, पेन नहीं सेलेक्ट है। हाई कॉमर्शियल एग्रीकल्चर है, ठीक है। बहुत बड़े लेवल पे परफॉर्म किया जाता है पैसा कमाने के लिए, ठीक है। ये कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? जो साइड में जो मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है, उसके जो साइड में कंट्रीज़ है ना, उनके वो कंट्रीज़ को परफॉर्म करती हैं, ठीक है। प्रैक्टिस इन कंट्री countries either side of Mediterranean Mediterranean रीजन, ठीक है। ये रीजन जो है ना, ये जो एग्रीकल्चर है, ये सिट्रिक फूड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, सिट्रस फूड,
फ्रूट्स, ऐसे जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ऐसे फ्रूट्स के लिए ये जो एग्रीकल्चर है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है। यहीं पे वेटिकल्चर बहुत बड़ा एक्सटेंसिवली परफॉर्म किया जाता है, वेटिकल्चर, ठीक है। वेटिकल्चर का मतलब होता है यहाँ पे ग्रेप्स प्रोडक्शन, ठीक है, ग्रेप्स प्रोडक्शन। ग्रेप्स प्रोडक्शन यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। स्पेशलिटी है यहाँ के रीजन की, ठीक है, स्पेशल है यहाँ पे। और जब ग्रेप्स प्रोड्यूस किया जाता है तो वर्ल्ड की बेस्ट वाइन भी यहीं पे मिलती है, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी ऑफ वाइन्स, वाइन्स यहीं पे प्रोड्यूस की जाती हैं, ठीक है। अब जो ख़राब हो जाते हैं, ये जो ग्रेप्स ख़राब हो जाते हैं उनसे हम किशमिश बना लेते हैं, ठीक है, रेजिन्स, IN रेजिन्स बना लेते हैं, ठीक है। ख़त्म है यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है। अब देखो एक यहाँ पे एक और बात आती है, साल भर तो ये लोग ये विटिकल्चर परफॉर्म करते हैं, मतलब ग्रेप्स का प्रोडक्शन करते हैं, जो सिट्रस फूड है उनको प्रोड्यूस करते हैं। बट जो विंटर के टाइम पे ना, ये विंटर के टाइम पे फ्रूट्स और वेजिटेबल प्रोड्यूस करते हैं, वेजिटेबल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, डिमांड इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। पूरे साल भर ये विटिकल्चर परफॉर्म करते हैं, सिट्रस फ्रूट्स कल्टीवेट करते हैं, लेकिन विंटर के टाइम पे ये लोग फ्रूट्स वेजिटेबल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। चलो अब एक आपका जो वो नेक्स्ट एग्रीकल्चर का पार्ट होता है वो होता है मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर, ठीक है। मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर में ये बहुत बड़े लेवल पे जो मोस्ट वैल्यूएबल फ्रूट्स होते हैं ना या फिर वेजिटेबल्स होते हैं उनको यहाँ पे हाई लेवल ऑफ क्वालिटी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोड्यूस की जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाई लेवल ऑफ क्वालिटी और फ्रूट्स, हाई लेवल क्वालिटी फ्रूट्स और वेजिटेबल यहाँ पे प्रोड्यूस की जाती हैं, ठीक है, फॉर अर्बन मार्केट। अर्बन मार्केट के लिए बहुत हाई क्वालिटीज़ के फ्रूट्स और वेजिटेबल प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये ऐसी जगह पे लोकेट होता है जहाँ पे गुड ट्रांसपोर्ट हो, ठीक है, गुड ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो यहाँ पे, ठीक है। लिंक करता हो, लिंक विथ अर्बन सेंटर, लिंक विथ अर्बन सेंटर, ठीक है, जहाँ पे हाई इनकम पीपल, ये ऐसी जगह पे परफॉर्म किया जाता है जहाँ पे बहुत हाई लेवल के इनकम वाले लोग रहते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, वहाँ पे ये परफॉर्म किया जाता है। क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे और बहुत अच्छा खासा जो हाई लेवल के फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, वो ग्रो किया जाता है। और यहाँ ऐसी जगह पे ग्रो किया जाता है जहाँ पे अच्छा ट्रांसपोर्ट हो और ऐसी जो हाई लेवल इनकम जहाँ पे लोग रहते हैं उनसे नज़दीक हो, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो बहुत कैपिटल और लेबर इंटेंसिव है, ठीक है, बहुत कैपिटल एंड लेबर इंटेंसिव है ये, ठीक है। इरिगेशन बहुत अच्छी रिक्वायर्ड चीज़ होता है, इरिगेशन रिक्वायर्ड होता है, HYV सीड्स यूज़ की जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। अब रीज़न अगर हम देखें, ठीक है, रीज़न ऑफ कल्टीवेशन अगर हम यहाँ पे देखें तो जो डेंसली पॉपुलेटेड इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है, रीजन्स में अगर देखें तो डेंसली पॉपुलेटेड
इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ यूरोपियन में, नॉर्थ यूरोप में परफॉर्म किया जाता है ये, ठीक है। नीदरलैंड हॉर्टिकल्चर को क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर में क्या कहते हैं, फूलों की जो खेती कहते हैं उसी को हॉर्टिकल्चर कहते हैं, ठीक है। नीदरलैंड में एक स्पेशलाइज्ड गार्डनिंग की जाती है, ठीक है, ग्रोइंग फ्लावर्स, नीदरलैंड में स्पेशल फ्लावर्स को ग्रो किया जाता है, स्पेशल फ्लावर्स ग्रो किया जाता है जिसका नाम होता है टुलिप्स, ठीक है। और यहाँ से इसको क्या किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है ऑल मेजर सिटीज़ में, ठीक है। और पूरे यूरोप के नीदरलैंड में एक स्पेशल फ्लावर ग्रो किया जाता है जिसका नाम तुलसिप होता है, TULIPS, टुलिप्स। उसके बाद ग्रो करने के बाद उसको पूरे यूरोप के जो इम्पोर्टेंट मेजर सेंटर्स हैं, मेजर सिटीज़ हैं, वहाँ पे उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। लेक्चर ज़्यादा लंबा हो गया ना, गला बैठ गया मेरा चलो सॉरी, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वो आता है, ठीक है, वो तो बताना मैं भूल गया यहाँ पे, 1 मिनट, ये मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। आप लिखो मत, लिख तो नहीं रहे होगा शायद, मेरे को पता है, मतलब जो मैं बता रहा हूँ आप उतना समझ लेना, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो कुछ देर अगर लेना चाहो तो। इरेज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहीं पे एक ट्रक फार्मिंग का वो कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। ट्रक फार्मिंग, ठीक है। ट्रक फार्मिंग का मतलब ये होता है, ट्रक फार्मिंग में इन्वॉल्व होता है जो फार्मर्स स्पेशली ग्रो वेजिटेबल्स, ट्रक फार्मिंग में जो फार्मर स्पेशली वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं उन्हीं को ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। अब ये नाम ट्रक फार्मिंग क्यों आया, ठीक है। ट्रक फार्मिंग नाम इसलिए आया कि जो फार्मर्स थे ना, वो जब मतलब वेजिटेबल ग्रो करते हैं, ठीक है, तो रात में जब उसको निकाल के मतलब ट्रक में भरते हैं, और ट्रक ना सुबह अपना किसी भी अर्बन सेंटर पे चला जाता है, तो जो रात से और सुबह में इसने अर्बन सेंटर का वो डिस्टेंस कवर किया है, इसीलिए इसको ट्रक फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। ये लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं अपने फार्म से अर्बन सेंटर में ट्रक के थ्रू, तो इसी को ओनली नाइट में, ठीक है, एक ही रात में पूरा ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, इसीलिए इसको ट्रक फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। अगर यही मार्केट गार्डनिंग अगर बहुत बड़े लेवल पे की जाए, मतलब एक्सटेंसिवली लेवल पे की जाए, इसको फैक्ट्री फार्मिंग भी कहते हैं, फैक्ट्री फार्मिंग, ठीक है। इसी को फैक्ट्री फार्मिंग भी कहते हैं, जिसमें से मॉडर्न डेवलप्ड इंडस्ट्रियल एरियाज़ में की जाती है, ठीक है। इसमें हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। जैसे इंपॉर्टेंट फीचर्स अगर इसकी हम देखें तो इसमें ब्रीड सिलेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ब्रीड का सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है। साइंटिफिक ब्रीडिंग पे भी यहाँ पे ब्रीडिंग पे जोर दिया जाता है, साइंटिफिक ब्रीडिंग पे, ठीक है। चलो अब हम आगे देखते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग। देखो अब कोऑपरेटिव फार्मिंग के नाम से ही पता हो, कोऑपरेट करना, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो कोऑपरेटिव जो फार्मर्स होते हैं ना, वो एक दूसरे का ना जो फार्म होता है उसको एक दूसरे में मिला लेते हैं और साथ में खेती करते हैं, ठीक है, साथ में खेती करते हैं, ठीक है। इसमें मान लो आपको जो आपके रिसोर्सेज यानी जो फार्म है, 2 लोगों के फार्म है, इन दोनों लोग एक साथ में मिल जाएंगे और एक साथ में खेती करेंगे, दोनों लोग इक्वल पैसा लगाएंगे, ठीक है, और जो फिर प्रॉफिट आएगा उसको एक साथ इक्वल पार्ट में शेयर करेंगे, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी यहाँ से डेवलप होती हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हेल्प फार्मर्स टू प्रोड्यूस ऑल इनपुट्स टू फार्मिंग एंड सेल the product at most favored terms and help in the processing qualities produced at cheaper rate. For example, अगर आप देखो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है ना, कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज़ होती हैं, इसमें क्या होता है, देखो ये फार्मर्स को हेल्प करती है ना कि एक साथ आप मिल के फार्मिंग करो, तो
उसके बाद कोऑपरेटिव फार्मिंग इनको हेल्प करती हैं कि इनका जो प्रोडक्ट है ना ये मार्केट में अच्छे लेवल पे अच्छे दाम पे बिक जाए, ठीक है, और जो रिटर्न मिले ना इन लोगों को मैक्सिमम रिटर्न मिले और साथ में इनको शेयरिंग प्रॉपर मिल जाए, ठीक है। शेयरिंग मतलब जो जिन्होंने जितना लगाया जितना जिसका होता है उतना उतनी उतनी इसको शेयरिंग मिल जाए, ठीक है। अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो इसका आइडिया इतना पॉपुलर हुआ था 90s के अराउंड, ठीक है, 90s के अराउंड कि अगर आप डेनमार्क में आज भी जाके देखोगे तो डेनमार्क में आज भी हर एक फार्मर ना कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर होता है, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी फार्मिंग में आप इतना ही समझो, ठीक है। अगर हम आगे चलते हैं कलेक्टिव फार्मिंग, कलेक्टिव फार्मिंग में हम देखते हैं कि इसमें जैसा कि हमने देखा कि कोऑपरेटिव फार्मिंग और कलेक्टिव फार्मिंग भी सिमिलर ही है, एक अंतर है। कलेक्टिव फार्मिंग और कोऑपरेटिव फार्मिंग, जैसे कोऑपरेटिव फार्मिंग में हमने देखा कि लोग अपने रिसोर्सेज को एक साथ जोड़ के उस पर खेती करते हैं, अपना आउटपुट निकालते हैं, ठीक है। तो कलेक्टिव फार्मिंग भी सेम ही चीज़ होती है, ठीक है। जैसा कि आपने यूएसएसआर में देखा था, यहाँ पे कलेक्टिव फार्मिंग की जाती थी, सारी रिसोर्सेज गवर्नमेंट ऑन थी। बस यहाँ पे एक चेंजेस है कोऑपरेटिव फार्मिंग से, यहाँ पे जो आउटपुट निकलता है वो ना ऐसे प्रोपोर्शन में जिसको जितनी ज़रूरत है ना उसके प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फॉर एग्जांपल जिसको अगर 10 किलो मान लो 100 किलो अनाज पैदा हुआ है, ठीक है, 100 किलो अनाज पैदा हुआ, तो मान लो किसी को 10 केजी अनाज ज़रूरत है, दो लोगों ने मिलकर 100 किलो पैदा किया और किसी को 50 किलो ज़रूरत है, ठीक है। तो 100 किलो अनाज ज़रूरत है तो इसको 10 किलो ही मिलेगा, जिसको जितनी ज़रूरत है इसको 50 किलो मिलेगा, और जो बाकी है 60 किलो, ठीक है, सॉरी जो 40 किलो बाकी है वो गवर्नमेंट रखेगी, ठीक है, वो किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये ख़त्म हो गया। अब देखो, अब लास्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है माइनिंग, ठीक है। जो माइनिंग का सिंपल सा माइनिंग का मतलब होता है कि जो एंशियंट टाइम्स हम देखते आते हैं कि आ रहे हैं कि जो मिनरल्स का यूज़ किया जाता है, मिनरल्स का यूज़ किया जाता था टूल्स बनाने के लिए, ठीक है। अब हम कुछ ऐसे फैक्टर्स देखते हैं जो माइनिंग एक्टिविटीज़ को क्या बोलते हैं वो अफेक्ट करते हैं, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग माइनिंग एक्टिविटीज। तो पहला होता है फिजिकल फैक्टर, दूसरा होता है इकोनॉमिकल, फिजिकल फैक्टर में जैसा देखो कि जो माइन हमें जो मिनरल्स हमें मिले हैं उसका साइज कितना बड़ा है, ठीक है, उसका मोड ऑफ अकरेंस क्या है, मतलब कैसे हम उसको निकाल सकते हैं, कितना फिजिकली वो इस लायक है कि हम उसको निकाल सकते हैं या नहीं, ठीक है। और इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में हम देखते हैं कि वो जो हमें जो मिनरल मिला है उसकी डिमांड क्या है मार्केट में, ऐसा ना हो कि हमने निकाल कर उसको रख दिया फिर कहीं बिक ही नहीं रहा वो, तो ऐसे मिनरल का क्या मतलब, ठीक है। तो उसके डिमांड को देखते हैं हम कि मिनरल का डिमांड क्या है, टेक्नोलॉजी है या नहीं कि उसको निकालने के लिए, ये देखा जाता है, कैपिटल कितना लगेगा ये देखा जाता है, लेबर और ट्रांसपोर्ट देखा जाता है कि उसके लिए लेबर मिल जाएंगे कि नहीं, ट्रांसपोर्ट उसके लिए, मान लो अगर हमें कोई मिला है, फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई मिनरल मिला इंडिया के तो नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, साउथ इंडिया में, और उसका जो प्रोसेसिंग का जो आगे का मेथड है वो एकदम होने वाला है दिल्ली में, ठीक है। तो कितना दूर ट्रांसपोर्ट, कितना मतलब जितना उसका मिनरल नहीं होगा उतना तो हम ट्रांसपोर्ट में लगा देंगे। तो ये सब चीज़ें इकोनॉमिकल फैक्टर में काउंट की जाती हैं, ठीक है। अब मेथड ऑफ माइनिंग में अगर हम देखते हैं मेथड ऑफ माइनिंग में अगर हम देखें तो पहला मेथड होता है सरफेस माइनिंग, और दूसरा जो होता है वो होता है अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड माइनिंग होती है, ठीक है। सरफेस माइनिंग को ही हम इसको सही से लिख दूं मैं, सरफेस माइनिंग को ही हम ओपन ईस्ट माइनिंग भी कहते हैं, ओपन ईस्ट, PEN ओपन ईस्ट माइनिंग, ये सॉरी MINING माइनिंग कहते हैं, ठीक है। चीप होता है ये, चीप और ईजीएस्ट वे होता है, ठीक है, ईजीएस्ट वे होता है, ठीक है।
आउटपुट जो निकलता है इसका लार्ज होता है, सॉरी, आउटपुट इज वेरी लार्ज, आउटपुट इज वेरी लार्ज एंड रैपिड। ठीक है। सेफ्टी प्रिकॉशंस जो इक्विपमेंट होता है सेफ्टी प्रिकॉशन, सेफ्टी इक्विपमेंट, EQUIPME इक्विपमेंट इज एट वेरी कॉस्ट। ठीक है। जो इसके जो यहाँ पे जो माइनिंग करेंगे उनके लिए जो सेफ्टी की ज़रूरतें होती है वो बहुत कम लेवल, मतलब बहुत कम कॉस्ट पे अवेलेबल है यहाँ पे मार्केट में। ठीक है। अब जो दूसरा हमने देखा, जो दूसरा अंडरग्राउंड माइनिंग होती है, ठीक है, जो दूसरा हमने देखा अंडरग्राउंड माइनिंग देखा हमने। ठीक है। तो ये क्या होता है, ये इसी को हम शाफ्ट माइनिंग भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज शाफ्ट माइनिंग। ठीक है। इसमें क्या होता है कि वर्टिकल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे मान लो ये मिनरल यहाँ पे मिलने वाला है, पेन चेंज करना पड़ेगा, जैसे मान लो यहाँ पे मिनरल मिलने वाला, ठीक है, यहाँ पे मिनरल मिलने वाला है, तो यहाँ से एक ना लिफ्ट की तरह एक गड्ढा वो किया जाएगा। ठीक है, गड्ढा किया जाएगा, यहाँ पे लिफ्ट लगाई जाएगी। ठीक है। तो यहाँ से लोग आएंगे, ठीक है, लिफ्ट के थ्रू यहाँ पे गड्ढा खनेंगे, फिर यहाँ पे जब आएंगे यहाँ पे रुक जाएंगे, फिर इधर मान लो यहाँ पे मिनरल है तो यहाँ से यहाँ पे गड्ढा निकालेंगे, गड्ढा निकाल के फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ से इसको मिनरल जो भी होगा उसको निकालेंगे और फिर इसी के थ्रू ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, यहीं के थ्रू ऊपर चले जाएंगे, ये वो होता है। ठीक है, अंडरग्राउंड माइनिंग होती है। ठीक है। इसमें इसमें जो ट्रांसपोर्ट होता है नीचे तक, जो पैसेज के थ्रू होता है। ठीक है, जो नीचे तक आपको जाना है वो एक पैसेज के थ्रू किया जाता है, जैसा कि पैसेज बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है यहाँ पे वेंटिलेशन की, प्रॉब्लम होती है वेंटिलेशन की। ठीक है, वेंटिलेशन की प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, सेफ्टी की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट, इनएफिशिएंट मूवमेंट होता है, क्योंकि आप देखो एक तो ज़मीन से आप इतना नीचे हो और साथ में आपको मूवमेंट भी करना है इस साइड में, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं ये सारे माइनिंग के मेथड। ठीक है, ये मेथड का माइनिंग बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, और जो इसके इक्विपमेंट होते हैं ना, इसका जो इक्विपमेंट होता है वो बहुत हाई कॉस्ट का होता है, ठीक है। ये आपका लास्ट टॉपिक था शायद, हाँ ठीक है, ये आपका लास्ट टॉपिक था। चलो अब आज का लेक्चर आपका यहीं पे एंड होता है, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके, इफ़ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।